इन साथियों, ज्ञान स्रोत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी की एक कंप्लीट सीरीज, जिसके अंतर्गत अब तक हम 9 क्लास ले चुके हैं। ये हमारे 10वें नंबर की क्लास है। अगर आपने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर कंप्लीट प्लेलिस्ट के नाम कंप्लीट पॉलिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप इन सभी लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद आप 10वें क्रम के लेक्चर को देखेंगे तो आपके जो डाउट होंगे वो पुराने लेक्चर में क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान देखेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। इसी स्लाइड में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था वही सेम प्रावधान है, सेम प्रक्रिया है। एक दो अंतर है वो आपको बता दी जाएगा, बस आपको राज्यपाल वाले जो आर्टिकल हैं वो याद करने होंगे। तो एक वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की एक तुलना वाली वीडियो लाएंगे, जिसके अंतर्गत दोनों में तुलना करके बताएंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान देखते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस तरीके से हमने देखा था कि आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरीके से आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है उसका मुख्य कार्य राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे लोकसभा होती है तो उसका अध्यक्ष होता है, उसी तरह राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उसका ये प्रमुख कार्य होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कैसे कार्य करता है इसको हम आगे समझेंगे। आर्टिकल 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, या राष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, या उसकी मृत्यु हो गई है, या किसी अन्य कारण से। तो अगर उपस्थित नहीं है तो उतने समय के लिए जब तक राष्ट्रपति अपने पद को नहीं संभाल लेता। अगर मृत्यु या इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिया है तो उस कार्यकाल में 6 माह तक, अगर मृत्यु या त्यागपत्र या हटा दिया गया है। तो हमने कल वाली वीडियो में देखा था कि राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। तो इन तीनों में से कोई एक कारण होता है तो उपराष्ट्रपति 6 माह के लिए राष्ट्रपति बनता है। जब तक, क्योंकि 6 माह के अंतर्गत नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाते हैं। इसके अलावा कोई अन्य कारण होता है जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उतने समय के लिए ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का ग्रहण करेगा जितने समय के लिए उपस्थित नहीं। जैसे ही राष्ट्रपति अपने पद पर उपस्थित होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद छोड़ देगा। और उनका प्रमुख कार्य क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति। आर्टिकल 66 में उनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया था। तो आर्टिकल 63 में हमने देखा था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस तरीके से राष्ट्रपति होता है उसी तरीके से उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है जिसके लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन कभी कभी जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होता है तो उसके पद का जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। इन 3 कारणों से अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो 6 माह तक, अन्य कारणों में जब तक उपस्थित नहीं है उतने समय के लिए, कोई समय सीमा फिक्स नहीं है। जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में पढ़ा था उसी तरीके से भारतीय उपराष्ट्रपति की योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुन जाने की योग्यता हो और लाभ का पद धारण न करता हो। ये योग्यता है। भारत का नागरिक होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की जो राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए योग्यता है वही सेम योग्यता होनी चाहिए, और लाभ का पद धारण नहीं करता हो। लाभ के पद को संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है, समझाया नहीं गया है। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 69 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है।
तो हमने राष्ट्र उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान देखे, कुछ अन्य प्रावधान और हैं जिनके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रपति का जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सेम प्रक्रिया के तहत होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणी मत प्रणाली। बस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें जो सदस्य या जो लोग भाग लेते उसमें अंतर है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी मेंबर चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो दोनों भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा तथा लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इनकी चुनाव प्रक्रिया में अंतर है। दूसरा, राष्ट्रपति के जब लिए 50 व्यक्तियों के हस्ताक्षर और 50 का समर्थन होना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। तो ये भी अंतर है, वहां 50+50 था, यहाँ पर 20+20 है। हटाने की क्या प्रक्रिया रहेगी? तो आर्टिकल हमने देखा था 66 में बताया गया है कि निर्वाचन किस तरीके से होगा, निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। और हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 67 में बताया गया है, आर्टिकल 67 के अंतर्गत बताया गया है कि जो हटाने की प्रक्रिया है, हमने देखा कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। उसी तरीके से जो उपराष्ट्रपति है उससे संबंधित हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसमें लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो राज्यसभा होती है उसका पदेन सभापति होता है, तो तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है। राज्यसभा में बोला जाता है, जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उनके द्वारा बहुमत पारित कर लिया जाता है। उसके बाद लोकसभा में जाता है, लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा में भी विशेष बहुमत होना चाहिए और राज्यसभा में भी विशेष बहुमत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत से बिल पास होना चाहिए। उस इस जिस प्रकार की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की, वही प्रक्रिया उपराष्ट्रपति को हटाने की। दोनों की प्रक्रिया में अंतर है, वहां विशेष बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, यहाँ लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है उपराष्ट्रपति के रूप में? तो हामिद अंसारी का रहा है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है या कोई पॉइंट समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन पूछे कि हमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे दिया जाएगा। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो जब अगली वीडियो अपलोड की जाएगी उससे पहले आपका जो सवाल रहेगा, वो डाउट रहेगा, उसको सोल्व कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब तक हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान देखे थे, अब हम लोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित प्रावधान देखेंगे। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? मंत्रिपरिषद। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होती है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति अपने कार्य किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद का जो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। मतलब सरकार का मुखिया कौन होता है? सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार तो लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होगी। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह तय किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।
एक बार जो मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दी उसको राष्ट्रपति वापस कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दोबारा मंत्रिपरिषद ने सलाह भेजी वो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से पहले ऐसा नहीं था। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि केवल एक बार ही सलाह को लौटा सकता है। एक बार सलाह लौटने के बाद पुनर्विचार के बाद दोबारा सलाह सौंपी जाती है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। तो ये आपको सामान्य जानकारी ध्यान रखना है कि राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है या कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद की संरचना किस तरीके से होती है? तो मंत्रिपरिषद में कुछ होते हैं कैबिनेट मंत्री, कुछ होते हैं राज्य उपमंत्री और फिर आती है मंत्रिपरिषद। तो सबसे पहले सरकार के क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो मुख्य मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे वित्त विभाग, रक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग या गृह मंत्रालय। जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। फिर उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री और उपमंत्री, जिनको अन्य कार्यभार सौंपे जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं और मंत्री। इन दोनों के अलावा जो मंत्री होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वो कितनी होगी? क्या जितने लोकसभा के सदस्य उन सबको मंत्री बना दिया जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा के जितने सदस्य हैं क्या उनको मंत्री बनाया जा सकता है सबको? तो ऐसा तो संभव नहीं है कि सब सदस्यों को, जितने भी सांसद हैं उनको मंत्री बना दिया जाए। तो इसकी एक संख्या फिक्स करना जरूरी था। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसके बारे में बताया गया था। 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी। तो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी? कुल जितने भी सदस्य हैं, उन जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनकी कुल सदस्य संख्या का कितना होगा? 15% होगा। तो इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री का जो पद है वो मूल संविधान में नहीं था। इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। वर्तमान में कहां पर उल्लेखित है? अनुच्छेद 352(3) के अंतर्गत उल्लेखित है। तो ये मंत्रिपरिषद की संरचना है। 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये बताया गया कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो जितने सदस्य हैं उसका 15% उसके 15% सदस्य ही मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। मान लीजिए कि 300 टोटल सदस्य, तो 300 के कितने 15% सदस्य जो होंगे वही मंत्री बन सकते हैं। वही मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निश्चित कर दी गई कि इससे ज्यादा मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होंगे। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से। मंत्रिपरिषद के देखिए हमने कैबिनेट मंत्री, उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री या उपमंत्री, उसके बाद आते हैं मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में जो सभी मंत्री चुने जाते हैं उनको अलग अलग मंत्रालय सौंपे जाते हैं और किसी को कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, किसी को राज्य मंत्री बोलते हैं, किसी को उपमंत्री होता है और कोई सामान्य विभाग का मंत्री होता है। जो कैबिनेट शब्द था वो अपने मूल संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं था। इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री का जो पद है उसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आर्टिकल सब 3 के अंतर्गत किया गया है। तो हमने मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, या राष्ट्रपति अपना कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद एक बार जो सलाह देती है उसको राष्ट्रपति वापस कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य होती है। जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है तथा मंत्रिपरिषद का भी प्रमुख होता है। अब देख के मंत्रिपरिषद सुन ली हमने। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे इसके बारे में भी देख। अब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है? कौन मंत्रिपरिषद में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे इसका निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? तो इसके बारे में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रावधान है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल जब कोष्टक में लिखा जाता है तो उसका सब आर्टिकल रहता है। आर्टिकल 75 ही है लेकिन उसका सब आर्टिकल 1 के अंतर्गत लिखा गया है
कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? नहीं। जिस सरकार के पास या जैसे जिस पार्टी के पास, जैसे बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टी है, जिस भी पार्टी के पास बहुमत होगा, सरकार बनाने के लिए जितने सदस्यों की जरूरत होगी, जिस भी पार्टी के पास उतने मेंबर होंगे, उसको उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। अगर मान लीजिए कि दोनों में से किसी के पास भी उतनी सदस्य संख्या नहीं है जितनी सरकार बनाने के लिए जरूरी है, तो फिर उस कंडीशन में राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति पर निर्भर करता है वो कि किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। उसके बाद उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने समय में आप अपनी सदस्य बहुमत पेश कीजिए। अगर अपना बहुमत पेश नहीं करते हैं तो उन जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया है उसको हटा दिया जाता है। फिर अगली जो पार्टी रहती है उसको बोला जाता है कि आप अपना बहुमत पेश कीजिए और सरकार बना लीजिए। तो इस तरीके से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जब किसी पार्टी के पास बहुमत होता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जिस पार्टी के पास बहुमत है उन्होंने बोला कि इसको प्रधानमंत्री बना दो, तो उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। लेकिन जब किसी भी पार्टी के पास बहुमत ना होने की कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके किसी भी पार्टी के सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उस पार्टी को एक निश्चित समय सीमा दी जाती है कि इतने समय के अंतर्गत आप लोकसभा में अपना बहुमत पेश कीजिए कि आप सरकार चलाने लायक बहुमत है या नहीं। अगर बहुमत पेश नहीं करते हैं तो उसको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाता है। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से कही गई ये बात? 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये तय किया गया कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 545। इसमें से 2 आंग्ल भारतीय चुने जाते थे जिनको वर्तमान में हटा दिया गया है। अब 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती है। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान खत्म किया गया? 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान समाप्त किया गया कि अब 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। पहले 543 सीटें, वर्तमान कितनी सीटें? 543 सीटें। तो 543 सीटें बची हैं। 2 सीटें कितनी थी? आंग्ल भारतीयों को थी, जो प्रावधान समाप्त कर दिया गया। अब कितनी सीटें बची हैं? 543। तो जो लोकसभा की संख्या कितनी है? 543 के कितने परसेंट? 15% से अधिक नहीं होगा। तो 543 का 15% निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा करें तो कितना आएगा? कितना आएगा? 8145। 8 यार 145। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दें तो टोटल संख्या कितनी हो? तो 82। तो मंत्रियों की संख्या 82 से अधिक नहीं होगी। 82 मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे? 82। ये कैसे निकाला हमने, कैसे तय किया गया क्या 82 होंगे? जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी उसके 15% से अधिक नहीं होगी। तो इस तरीके से जो मंत्रिपरिषद का आकार है उसमें कितने सदस्य होंगे? 82, 82 सदस्य। ये कब तय किया गया? 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से तय किया गया। उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? व्यक्तिगत राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक लोकसभा के प्रति। अगर कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य ना ही राज्यसभा का सदस्य, तो क्या उसको मंत्री बनाया जा सकता है? हाँ, उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 6 महीने। कोई मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई मंत्री का पद दे दिया गया है और वर्तमान में ना ही वो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो उसको 6 महीने के अंतर्गत या तो लोकसभा का या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होती है। अगर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक की सदस्यता नहीं लेता है तो उसके पद से हटा दिया जाता है। तो अधिकतम कितने महीने? 6 माह का समय रहता है। ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं जो लोकसभा के सदस्य ना रहकर राज्यसभा के सदस्य रहे थे? तो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और एच.सी. देवगौड़ा। 3 प्रधानमंत्री रहे। कौन कौन से? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और एच.सी. देवगौड़ा।
ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो लोग प्रधानमंत्री के समय लोकसभा के सदस्य नहीं थे, किसके सदस्य थे? राज्यसभा के सदस्य थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो। हमारे संविधान में ये प्रावधान लिखा गया है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदन होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है या नहीं? अनिवार्य नहीं है। ये 3 के नाम आपको ध्यान रखने, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और एच.सी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री हुए अब तक जो लोकसभा के सदस्य ना रहकर राज्यसभा के सदस्य रहे। अब प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? जवाहरलाल नेहरू जी का, कितने? 16 साल तक रहा। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा, एक टर्म में। मतलब जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी तो 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे, उसके बाद भी प्रधानमंत्री बने थे, लंबे समय तक भी रहे थे, लेकिन एक बार में कितने समय तक रहे? 13 दिन तक। तो सबसे छोटा कार्यकाल किनका है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। सर्वाधिक कार्यकाल किनका है? नेहरू जी का है। पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। मुख्यमंत्री से पीएम बनने वाले कौन से? एच.सी. देवगौड़ा थे, जो पहले सीएम थे उसके बाद प्रधानमंत्री बने। जैसे वर्तमान में मोदी जी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के सीएम रह चुके हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीलंका की बनी थी, क्या? श्री माओ भंडार नायके। और 1979 में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह। उस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई के समय। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत लिखा गया है कि राष्ट्रपति पीएम से अपेक्षा करता है कि वो प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी दे। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और सूचना राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। इसका क्या अर्थ हुआ कि मंत्रिपरिषद द्वारा कोई निर्णय लिया गया है तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। या किसी मंत्री द्वारा कोई निर्णय लिया गया है और उसकी जानकारी राष्ट्रपति को नहीं दी गई तो राष्ट्रपति को उसकी जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देना। या राष्ट्रपति स्वयं किसी व्यक्ति से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और राष्ट्रपति उनसे संबंधित कोई जानकारी मांगता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए बाध्य है। तो प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद द्वारा या किसी मंत्री द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देना। कौन से आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 78 के अंतर्गत ये प्रावधान लिखा गया है। आर्टिकल 77 में क्या लिखा गया? भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, भारत सरकार जो भी कार्य करती है वो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। ये प्रावधान कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लिखा गया है? आर्टिकल 77 के अंतर्गत लिखा गया है। जैसे कोई बिल जो दोनों सदनों से पास होने के बाद क्या कानून बन जाता है? तो नहीं, दोनों सदनों से पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना जरूरी है। जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं लगते तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। तो सरकार के जितने भी कार्य हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। हमने देखा था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री जिन मंत्रियों के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजता है, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि किसी व्यक्ति को ये वाला पद देना है, जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है उसको क नाम का पद देना है। जैसे वर्तमान में अपने अमित शाह जी हैं, वो कौन कौन है? गृह मंत्री। तो मोदी जी ने राष्ट्रपति को नाम लिख के भेजा हो कि अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाना है और राष्ट्रपति जी ने अमित शाह को गृह मंत्री नियुक्त कर दिया। क्या राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से किया? नहीं। किसकी सिफारिश पर किया? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों का नाम राष्ट्रपति को भेजता है, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद के लिए सदस्य नियुक्त करता है या उन्हीं को कैबिनेट मंत्री नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में ये आर्टिकल आपको जरूर ध्यान रखना 78,
क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, या प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य है, इसके बारे में उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो आपको ये आर्टिकल ध्यान रखना है। एक एग्जाम एक इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि जब भी आप केंद्र से संबंधित प्रावधान पढ़ें, उसी समय आप राज्य से संबंधित प्रावधान पढ़ें। दोनों की तुलना करने से पढ़ोगे तो आपका कभी कोई पॉइंट गलत नहीं होगा। जैसे केंद्र में कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राज्य में उसी लेवल पर कौन होता है? राज्यपाल। केंद्र में कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राज्य में उसी लेवल पर कौन होता है? मुख्यमंत्री। केंद्र में भी मंत्रिपरिषद होती है, राज्य में भी मंत्रिपरिषद होती है। केंद्र में महान्यायवादी होता है और राज्य में उसी पद पर कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। केंद्र में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है, राज्य में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से आपको केंद्र और राज्य से संबंधित प्रावधान एक तुलना करके पढ़ने हैं। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, आप एक पेज के अंतर्गत एक तरफ लिखेंगे राष्ट्रपति और उसी पेज के दूसरे अंतर्गत लिखेंगे राज्यपाल। बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरफ राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान लिखेंगे और इस सेम प्रावधान राज्यपाल। जैसे आर्टिकल 52 के अंतर्गत पद, तो आर्टिकल 153 के अंतर्गत। इसका क्या अर्थ हुआ? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। फिर अगला आर्टिकल लिखेंगे आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 में क्या बताया गया कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। आर्टिकल 154 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी। इस तरीके से आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल तथा केंद्र और राज्य से संबंधित प्रावधान पढ़ने। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इससे संबंधित टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दें, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित तुलना करके अलग अलग प्रावधान बताएंगे। जैसे इस तरीके से नोट्स बना पीपीटी आएगी, जिसमें आपको एक तरफ राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान और एक तरफ राज्यपाल से संबंधित प्रावधान पढ़े। तो एक पढ़ने का तरीका होता है। कई बार क्या होता है कि केंद्र और राज्य के प्रावधान आप याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि केंद्र से संबंधित क्या प्रावधान है, राज्य से संबंधित क्या प्रावधान है। जैसे राज्यपाल से संबंधित प्रावधान, जैसे आप अलग अलग पढ़ोगे कि आर्टिकल 153 के अंतर्गत लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 153 में बताया गया राष्ट्रपति की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में बताया गया राष्ट्रपति की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 157 में योग्यता के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 159 के अंतर्गत बताया गया है कि शपथ कौन दिलाएगा। तो इसी तरीके से आप ऐसे लिखोगे राष्ट्रपति, एक तरफ लिखोगे राज्यपाल और उनसे संबंधित आर्टिकल लिखेंगे। इसी तरीके से इनसे संबंधित आर्टिकल लिखेंगे और इनमें क्या क्या प्रावधान लिखे गए वो ऐसे डैश करके पद पद कार्यपालिका शक्ति कार्यपालिका शक्ति, फिर उनके कार्यकाल के बारे में, फिर उनके कार्यकाल के बारे में। इस तरीके से आपको पढ़ना है राष्ट्रपति और राज्यपाल वाले टॉपिक तथा केंद्र। इसी तरीके से जब हम संसद पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको संसद और विधानसभा दोनों को एक साथ लिखकर दोनों से संबंधित प्रावधान इस तरीके से पढ़ने। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे और एग्जाम में आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपको दो बार याद भी नहीं करना, एक बार याद करना है पद राष्ट्रपति का, वही सेम पोजीशन पर किन राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल का पद के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखे? राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, वही राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल का कार्यकाल क्या उतना होता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है, राज्यपाल के पद के लिए योग्यता क्या है। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको एक बार ही याद करना है और दोनों केंद्र और राज्य से संबंधित प्रावधान आपके कंप्लीट तैयार हो जाएंगे।
जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की क्षमादान शक्ति में अंतर है। अब क्या अंतर है? अगर आप अलग-अलग पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन रहोगे और एक साथ पढ़ोगे तो आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे सामान्य क्षमादान, लघुकरण और पर्याय। ये राष्ट्रपति भी कर सकता है और ये राज्यपाल भी कर सकता है। दोनों की शक्ति सेम है। राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अंतर्गत है और राज्यपाल आर्टिकल 161 के अंतर्गत है। तो 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति बताई गई है और आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति बताई गई है। तो आर्टिकल 72 में लिखा गया है कि सामान्य क्षमादान, लघुकरण, पर्याय राष्ट्रपति कर सकता है और यही को कौन क्षमा कर सकता है? राज्यपाल भी कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। तो ये एक अलग से पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा या माफ नहीं कर सकता। जैसे मिलिट्री कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई सजा दी गई है तो उसको क्षमा करने का अधिकार किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं रहता है। तो आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों से संबंधित आर्टिकल भी तैयार हो गए और क्या क्या अंतर है ये भी कंप्लीट हो गया और क्या क्या प्रावधान है, दोनों चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप कभी कन्फ्यूजन नहीं होगे। तो आपको पता चलेगा कि दो क्या अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मिलिट्री कोर्ट द्वारा कोई किसी व्यक्ति को कोई सजा दी गई उसको माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल उसको माफ नहीं कर सकता। अब कुछ फैक्ट है जो 1947 के मंत्रिमंडल से संबंधित है कि उस समय किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया गया था। तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। आपने देखा होगा कि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। कानून मंत्री कौन थे या विधि मंत्री मंत्रालय किसके पास था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पास। गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? सरदार पटेल जी के पास। खाद्य मंत्री, खाद्य कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। रेल मंत्रालय किसके पास था? जॉन मथाई जी के पास। वित्त मंत्रालय किसके पास था? आर के षणमुख शेट्टी जी के पास। श्रम जगजीवन राव जी के पास। रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव जी के पास और स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमारी अमृता कौर जी के पास। तो इस तरीके से आपको ये सभी 1, 2, 3, 4, 5 और 10 मंत्रालय याद रखने हैं कि 1947 के मंत्रिमंडल में जब भी पूछा जाएगा कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे तो आप बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव जी। आपको ये पॉइंट सभी ध्यान रखना है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी न किसी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आपको सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आती है कंप्लीट पॉलिटी वाली तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ये सीरीज जरूर शेयर करें। वीडियो लाइक करना न भूलें। जैसे ही हमारे चैनल पर 1 या सब्सक्राइब कंप्लीट होते हैं वैसे ही हम आधुनिक भारत और स्टैटिक जीके दोनों की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम कुछ समय में जो अभी अपन पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद इसके पीवाईक्यू वाली सीरीज भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग पीवाईक्यू, जैसे मूल अधिकार के संबंधित पीवाईक्यू की एक वीडियो, डीपीएसपी से संबंधित पीवाईक्यू की एक वीडियो। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने थ्योरी को कंप्लीट किया उसी क्रम में हम पीवाईक्यू सीरीज वाली भी कंप्लीट करेंगे। तो आप इनके साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। मैंने आपको साथ साथ में ये भी बता रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके से बनाना है। तो आप एक पेज अपने पहले कंप्लीट नोट्स बनाइए, उसके साथ एक पेज के अंतर्गत उन सभी को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम पास होता है आप कंप्लीट नोट्स नहीं पढ़ पाते हो। तो जो आपके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स किसी भी टॉपिक के, जैसे पॉलिटी के आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो 20 से 25 पेज के अंतर्गत पूरे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता है तो मैंने अपनी अगली, इससे पहली वाली वीडियो में समझा के रखा है, साथ में पीपीटी भी लाते थे कि इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करने हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए जय हिंद।